Hello everyone. So today we are going to start with the introduction of your subject of organization of commerce and management. So basically when you come in your 11th standard, you find various subjects which are there in the commerce stream. जिसमें अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, मैथ्स है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज सब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द कॉमर्स स्ट्रीम, दे आर related to your day to day life in many ways. तो ये जो सब सब्जेक्ट्स है, इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट द पास्ट, वी स्टडी ज्योग्राफी वेयर वी स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड, द स्टेट, कहाँ पे क्या लोकेटेड है, कौन सी कंट्रीज है, कैपिटल्स है. ये जो सब्जेक्ट्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं रहते हैं. So you should consider yourself fortunate enough because you can relate each and every subject of the commerce stream with your day-to-day life. आप आगे जाके कुछ भी परस्यू करने वाले हो, यू वांट टू डू अ जॉब इन अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, सो ये सब चीज़ें करने के लिए कहीं ना कहीं कॉमर्स का हर एक सब्जेक्ट आपको लगने वाला है. सो दीज सब्जेक्ट्स आर समथिंग विच आर देयर विथ यू एवरी डे. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहता है जिसके साथ आप रिलेट नहीं कर सकते. और उसी में सबसे आसान सब्जेक्ट या सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज समथिंग विच यू आर डूइंग एवरी डे. आप खुद को ऑर्गेनाइज करते हो क्या? क्या खुद को ऑर्गेनाइज आप रोज करते हो? See, you plan to wake up at say 7 o'clock. Then you जिनका 7 o'clock को कुछ भी सुबह के प्लान होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, कोई एक्सरसाइज को जाता है, कोई वॉक को जाता है, एक्सेट्रा. देन यू अटेंड योर लेक्चर्स एट 8 o'clock विच स्टार्ट एट 8 o'clock. तो 9, 10, 11 o'clock तक आपके लेक्चर्स चलते हैं. Once your colleges and everything resumes, you will have your colleges which will go from 11 to 5 o'clock. Then you will have your evening activities, you're going to meet your friends, you're going to spend time with your family. So what are you doing? You are organizing your day, you are planning the activities of your day. So just like you do it for yourself in your day to day life, when you start doing such organization, when you start doing such setups for your business entities, for the economic activities which you are going to do, then that will be called as organization of commerce and management. So this is a subject which has its core in many things which you see around you. अभी हमको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए या ये सब्जेक्ट का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्यों होता है, इसको अगर हम समझने जाए तो यू आर यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द डे. आपने सुबह उठते ही क्या यूज किया होगा? यू माइट यू हैव यूज्ड अ टूथब्रश और टूथपेस्ट, आपने कोलगेट का, पेप्सोडेंट का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया होगा. आफ्टर दैट यू माइट हैव हैड अ बाथ, उसमें आपने सोप यूज किया. देन यू माइट यू बी यूजिंग योर स्टेशनरी. तो ये स्टेशनरी कोई ना कोई कंपनी की है, कोई ना कोई ब्रांड की है. जब भी आप रास्ते पे घूम रहे हो, यू सी मैनी कार्स, यू सी मैनी शॉप्स विच आर देयर इन प्लेस. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपको एक इंसाइट देगा. किस चीज़ में? एक इंसाइट देगा ये चीज़ में कि ये जो प्रोडक्ट्स आप आपके सामने देख रहे हो, ये कौन से कंपनी में बनाए गए हैं, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर कर दिए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इसको कौन रन कर रहा है, इसको मैनेज कौन कर रहा है, हु इज द ओनर ऑफ इट, इज द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस इज द वन हु इज मैनेजिंग द बिजनेस एक्टिविटी. ये क्या बाहर से इंपोर्ट कर दिए गए हैं, क्या इनको हमारे कंट्री में ये प्रोडक्ट की तरह और भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो ये सब जो क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में बहुत बार आते होंगे, तो इनका बेस किस में है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब ऑपरेशंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कैसे होते हैं, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, ये सब आप सीख पाओगे वंस यू नो
what is basically the structure, what is basically the pattern of the organization, of the institutions which are operating around you. So that basically is going to be given to us, or we are going to learn it from this subject of organization of commerce and management. So organization of commerce and management, as you can see, as we have discussed, is basically organization of the business activities and how we are going to manage them, how we are going to run them, etc. सो इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे या क्या क्या ये सब्जेक्ट का कवरेज है, ये हम आज डिटेल में देखने वाले हैं. So the first chapter which you're going to have in your 11th standard Organization of Commerce and Management is Introduction to Commerce and Business. So Introduction to Commerce and Business, इसी में हमारे सब्जेक्ट का पहला पार्ट इंक्लूडेड है, कॉमर्स एंड बिजनेस. ओके, सो कॉमर्स जो वर्ड आ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में, वो पार्ट, और उसी से रेलेवेंट बिजनेस वाला पार्ट है जो है वो हम ये टॉपिक में सीखने वाले हैं. ये टॉपिक में अभी बेसिकली बेस कहाँ से डिराइव होता है? सो वट एवर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन अराउंड अस, जो भी एक्टिविटीज हमारे आसपास चल रही है, उस एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है कि कोई भी एक्टिविटी जो हमारे आसपास चल रही है उसको हम ईदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी आएगी? ऑल द मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, वट एवर इज जनरेटिंग मनी टू यू इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Whereas we'll have certain non-economic activities. Non-economic activities मतलब you and me going to Imagica for a picnic, okay? या फिर हमने कुछ डोनेशन अगर किया एक सोशल मोटिव से, नॉट विथ एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उसको सबको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दो टाइप की एक्टिविटीज हमारे आजू बाजू में चलते रहती है. उसमें से अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम कंसिडर करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर आगे जाके क्लासिफाई होती है इनटू business, profession or employment. Business is again an economic activity which is conducted with a profit motive. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आपके आजू बाजू में चल रही है, ट्रेडिंग चल रहा है, ये सब क्या है? ये बिजनेस में सब इंक्लूड हो जाएगा. Whereas प्रोफेशन में क्या इंक्लूड होता है? सो प्रोफेशन में बेसिकली जो भी लॉयर्स वर्क कर रहे हैं, जो भी CA, CS, ये सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब इंक्लूड होंगे इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन. सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा? सो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड विथ समवन एल्स, वो खुद से अपना कोई सेटअप बना के काम नहीं कर रहा है, he has decided to work for someone else. So then there will be two parties who come in picture, one will be the employer and the other will be the employee. और उनके बीच में जो होता है that is the formation of this kind of activity, that is employment. ओके, सो ये बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब हम पहले सीखेंगे. एंड देन वी विल ले आवर फोकस ऑन द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज कॉमर्स एंड बिजनेस क्या होता है. तो जैसे हमने बिजनेस बोला, तो बिजनेस इज द एंटायर एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कंप्लीटली जो एस्पेक्ट्स है वो सब, जो भी एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ये सब बिजनेस में इंक्लूड होगा. बट उसमें से एक छोटे पार्ट को कॉमर्स बोला जाता है. सो कॉमर्स यू कैन से इज द ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिजनेस और द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी. तो ये डिटेल में हम देखेंगे कि ये बेसिकली कॉमर्स और बिजनेस में डिस्टिंग्विश क्या है, क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस के या क्या फीचर्स होते हैं कॉमर्स के. So that is going to basically be seen in this lesson of Introduction to Commerce and Business. Next lesson which you can see here is trade. Trade में basically क्या involve होता है? Trade में you are going to buy something and you are going to sell that product. ये दोनों चीजें जो हो रही है, buying of something, selling of something, ये सब include होता है in trade.
अब ट्रेड दो लेवल्स पे हो सकता है. एक तो हो रहा है होलसेल ट्रेड, जहां पे बल्क में गुड्स लिए जा रहे हैं और बल्क में ही बेचे जा रहे हैं, तो उस काइंड ऑफ ट्रेड को बोलते हैं होलसेल ट्रेड. नेक्स्ट है रिटेल ट्रेड. तो रिटेल ट्रेड मतलब जहां पे गुड्स लिए जाते हैं बल्क क्वांटिटी में, बट सेल किए जाते हैं इन स्मॉलर क्वांटिटीज और टू इंडिविजुअल कस्टमर्स. सो जैसे हमारा जो चेन होता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स फ्लो होते हैं होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से कस्टमर को. सो दैट हाउ इट वर्क्स विल बी सीन इन दिस चैप्टर. तो एक टाइप का ट्रेड होता है जिसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड, एक टाइप का ट्रेड होता है जिसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड. तो एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या है, वो सब देखेंगे. उसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है, जहां पे फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व होता है, जिसमें कभी आप बाहर की कंट्री से गुड्स बाय कर सकते हो या कभी फॉरेन कंट्रीज को गुड्स सेल कर सकते हो. तो उसको बोला जाएगा इंपोर्ट ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट ट्रेड. तो वो ट्रेड एक्चुअली कंडक्ट कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है. जैसे एक शिप डॉकयार्ड में आती है, उधर पे उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर गुड्स अनलोड किए जाते हैं, फिर कुछ ड्यूटीज टैक्सेस पे किए जाते हैं, फिर उनको अपनी रॉ मटेरियल के स्टोर में या फैक्ट्री में लाया जाता है. सो हाउ इज एवरीथिंग डन, सो दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस पार्ट ऑफ इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड. ओके, सो आपको इस लेसन से क्या क्या पता चलेगा. जैसे आप आपके आजू बाजू में देखते हो, आप देखते हो एक ग्रोसरी स्टोर है, इतना बड़ा है, लाइक बिग बाजार, दैट इज सेलिंग ग्रोसरीज, इट इज ऑल्सो सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. यू आर ऑल्सो सेलिंग माताजी स्टोर्स विच माइट बी लोकेटेड एट योर कॉर्नर, विच इज सेलिंग ग्रोसरीज ऑन अ स्मॉल स्केल, कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉलर स्केल होता है. आप ये भी देखते हो कि कोई फ्रूट सेलर्स या वेजिटेबल सेलर्स आपके लेन में आते हैं कैरिंग अ कार्ट. तो ये कार्ट्स पे जो आते हैं, हॉकर्स जो आते हैं, वो कौन से ट्रेड में क्लासिफाई होंगे. तो ये सब अलग अलग टाइप के जो ट्रेड्स आप आपके आजू बाजू में देख रहे हो, तो उनको किस किस वे में क्लासिफाई किया जा सकता है, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये सब हम देखेंगे इन दिस चैप्टर ऑफ ट्रेड. Next chapter which we have is small scale industry and business. So small scale industry and business, इसके नाम से ही हमको समझ रहा है कि it is basically dealing, this chapter will basically deal with the industries or the business enterprises which are set up on a small scale. Now here you need to understand that there is an act which we call as Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. So MSMED, this is an act which is set up under which there are many benefits, many privileges which are given to small scale enterprises, small scale businesses, where the government or where the various authorities are working in the support of small scale industries. तो वो चाहते हैं कि ये small scale industries develop हो. क्यों चाहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो? बिकॉज बीइंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, वेयर देर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन से कॉटेज इंडस्ट्रीज, या आपने सुना होगा खादी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऑपरेशंस डेफिनेटली स्मॉल स्केल पे चलते हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स which are worthy to be used in production activities, worthy to be exported, etc. सो ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, ये सब दिया गया है हमको थ्रू दिस एक्ट. और दिस एक्ट लेज डाउन बेसिकली कि कौन से एंटरप्राइजेस को ये कैटेगरी में लाया जा सकता है, कौन से एंटरप्राइजेस को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड बेसिकली ये स्मॉल इंडस्ट्रीज या ये स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं, क्या इनको सेटअप करने के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों हो सकते हैं, और वो क्या है, ये सब हम सीखेंगे इन दिस चैप्टर नंबर 3. ओके, नेक्स्ट चैप्टर विच इज देयर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Now this chapter is going to have a very huge weightage in your curriculum because this is the biggest chapter of your entire syllabus of 11th standard OCM. This chapter is a pretty easy chapter
एंड इट डेफिनेटली हैज़ अ ह्यूज मार्क्स वेटेज. सो अल्टीमेटली आपको ये करने में बहुत आसानी जाएगी, बट इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल टू यू व्हेन यू डू योर अकाउंट स्टडी और व्हेन यू आर डूइंग योर स्टडी फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अब ये क्यों बोला गया है? ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसमें हम अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म सीखेंगे, जिसमें एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जो एक इंसान बनाता है, एक इंसान मैनेज करता है, रन करता है, विच वी कॉल एज द सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इसमें ऐसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो टू और मोर पीपल come together and form this kind of organization and run that organization. Then there will be a organization where family business is being carried on from one generation to another. Then there will be another organization where many people, public at large, is participating, is taking part, is becoming the owner of that organization by buying the shares of that company. So that organization is called as the joint stock company. And lastly, we'll have cooperative society, where again it is an organization where people are participating by buying shares, and such organization works for its members for some social cause, etc. So we see a number of organizations around us who are operating on a day-to-day basis, पर ये organization कौन सा है ये बहुत बार आपको पता नहीं रहता है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसको कौन रन करता है, उसको कौन ओन करता है, वो मैनेज कैसे होता है, ये सब के बारे में एक अच्छी आइडिया आपको आ जाएगी व्हेन वी स्टडी दिस चैप्टर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें आप क्या सीखोगे? तो इसमें बेसिकली आप सीखोगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना बेटर है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी पड़ती है व्हेन वी डिसाइड टू सेट अप आवर बिजनेस एक्टिविटी, एंड व्हेन वी डिसाइड विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वी रजिस्टर एज. So these are the various things which you will learn from this chapter of forms of business organization. Now, why did I say that this chapter is important from your bookkeeping and accountancy purpose also? Because we do the accounting of all these types of entities. We do the accounting of all these types of entities when we are actually doing bookkeeping and accountancy. तो ये सब organizations के जो accounting records maintain करते हैं वो कैसे maintain किए जाते हैं, ये सब हम सीखते हैं in accounts. So this topic and accounts is going to go hand in hand or is going to be correlated in many ways. The next topic which you have is again forms of business organization. But ये forms of business organization में classification जो किया जाता है, it is done differently. ऊपर जैसे हमने देखा ये जो classification किया गया था, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया था बेस्ड ऑन कि कौन ओन करता है ये ऑर्गेनाइजेशंस को या कौन इसमें पैसे डालेगा इस हिसाब से. बट यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन is owned by government, is owned by certain government department, या फिर it is owned by some private individuals. तो क्या ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बस अपने ही कंट्री में ऑपरेट करता है या इसके ऑपरेशंस जो है वो मल्टीनेशनल लेवल पे चलते हैं. मल्टीनेशनल लेवल मतलब रजिस्टर एक कंट्री में होता है बट उसके ब्रांचेस बहुत सारे कंट्रीज में रहते हैं. तो ये फंक्शनिंग सब कैसे होती है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फिर से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये हम सीखेंगे इन दिस चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव इज इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस. तो आप आगे जाके इफ यू विश टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एक्टिविटी, दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर यू बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है. क्या आपको गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल सकती है, मतलब गवर्नमेंट क्या आपको कुछ ग्रांट दे सकती है, कुछ कंसेशन दे सकती है, कुछ पैसे दे सकती है फॉर योर वर्क.
क्या कोई दूसरा बैंक होता है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? क्या कोई और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है? क्या कोई सेटअप्स है जहां से आपको हेल्प मिल सकती है टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज? सो जैसे यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट किए हैं, इसके बारे में हम समझते हैं. जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज सिडबी. सिडबी में इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाम से ही हमको समझता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, उनको फाइनेंशियल एड देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है दैट इज सिडबी. Next, again, you have NABARD, which is National Bank for Agriculture and Rural Development. So, NABARD again, नाम से समझ रहा है बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो जो भी इंडस्ट्रीज है जो रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है, उन सबको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है. So such type of organizations always work for the benefit of the society. वो वर्क कर रहे हैं ऐसे सब लोगों के लिए जो अपने बिजनेस चालू करना चाहते हैं. सो बेसिकली दे आर क्लासिफाइड अंडर इंस्टीट्यूट्स विच आर सपोर्टिंग बिजनेसेस. ऐसे बहुत सारे और भी नाम दिए हुए हैं, जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, महिला बचत गट है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए. तो ये सब हम सीखेंगे इन चैप्टर नंबर 6. नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो ये चैप्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एक बहुत जनरलाइज चैप्टर है. इसमें अभी क्या कवर होगा? सो सी, बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी, राइट? सो इट इज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. वैसे ही बिजनेस में दो टाइप की एनवायरनमेंट्स जो है वो होती है. एक तो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जैसे उसके जो एम्प्लॉयज है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो फंक्शन कर रहे. सो इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस का होता है ऑफ द पीपल विच आर ऑपरेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या ये एम्प्लॉयज अगर स्ट्राइक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा. बट यही एम्प्लॉयज अगर अच्छे से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करेगा. So the internal environment definitely has an impact on the organization, but in addition to this, the external environment of the business also has an impact on the organization. तो अभी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? इंटरनल तो हमको समझ गया, बिजनेस के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे कंट्री को गवर्न कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, क्या हमने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है. लीगल एनवायरनमेंट क्या है, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्या वो हमारे इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है या नहीं है. उसके बाद आता है नेचुरल एनवायरनमेंट की क्या रॉ मटेरियल हमको प्रॉपरली मिलेगा, वेदर कंडीशंस कैसे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारा कैसा है, एक्सेट्रा. सोशल एनवायरनमेंट आता है कि हम जो लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनका हमारे प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन वगैरह क्या रहेगा. सो दिस इज बेसिकली द एनवायरनमेंट विच इज सराउंडिंग द बिजनेस एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. तो ये अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट क्या क्या रहते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं ऑन द बिजनेस, दैट विल बी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 7 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. तो हमारा सब्जेक्ट का नाम जो था उसमें ये सेकेंड वर्ड यूज हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट आपने बहुत टाइम से ये वर्ड यूज किया हुआ है, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंटिटीज क्या रहता है वो हम समझेंगे इन दिस चैप्टर. आप बोलते हो आई मैनेज माई डे, आई मैनेज माई स्टडी, आई विल मैनेज इट ऑन माई ओन. तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाहते हो कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग, you will decide how it is to be done, you will decide what is to be done, you will decide who is going to do it, are you going to do it or someone else going to do it for you. This is exactly what we do in the business. How things need to be done, what things need to be done, who is supposed to do it, when the things are to be done, this is entirely called as managing your business activity.
अब ये मैनेजमेंट में आपने सुना होगा कि वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में वर्क करता है, वो कंपनी में मैनेजर है। तो ये क्या है? सो दिस इज द वेरियस लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज विच आर देयर इन द कंपनी। सो कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होता है वो डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज में। एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब क्या होता है और उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजमेंट करते टाइम जैसे हमने बोला कि क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है, ये सब क्वेश्चंस के हमको आंसर मिलते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट का फंक्शनिंग कैसे रहता है वो भी हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या एग्जैक्टली। इज इट एन आर्ट, इज इट अ साइंस, इज इट अ प्रोफेशन, व्हाट इज एग्जैक्टली मैनेजमेंट। आपने सुना है MBA की डिग्री होती है, तो what is that? Master of Business Administration. So that is basically the degree which is involved or which is dealing with this management aspect of the business. तो ये डिग्री लेके जब आप एक कंपनी में जॉब करने जाओगे तो what are you going to do? You are exactly going to manage an organization. So इसके बारे में डिटेल्स जो है वो ये लेसन में आपको मिल जाएंगे. Okay? So these are the various lessons which you will be having in OCM. So here are the 8 lessons which are there in front of you. अभी OCM जो है, रिमेंबर इट इज अ प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर्म करके वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, बट OCM में कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इट इज प्योरली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो एक थ्योरी सब्जेक्ट जब होता है तब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि मैं कैसे लर्न कर पाऊंगी या मैं कैसे पेपर लिख पाऊंगी, या प्रॉबली ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको लगेगा इफ समवन इज फ्रॉम मराठी मीडियम कि मैं इंग्लिश कैसे कोप अप कर पाऊंगी। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बस यही है कि जो हमारा टीचिंग पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरा टेक्स्ट बुक जो है आपको दिख रहा है कितने पेजेस का है। द लास्ट लेसन विल स्ट्रेच अप टू 168 पेजेस। तो 160 पेजेस का अप्रोक्सीमेटली आपका टेक्स्ट बुक है, बट ट्रस्ट मी हम ये सब कट शॉर्ट करके, आई प्रॉमिस यू, हम ये पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो कट शॉर्ट करके कन्वर्ट कर देंगे। हम मिलके करेंगे, आपके नोटबुक में ही करेंगे, मिलके ये कर देंगे इन 16 to 20 पेजेस। सो गुड स्टूडेंट्स लाइक यू, कैन यू नॉट ओनली लर्न 16 to 20 पेजेस? अब 160 पेजेस का बुक अगर मैं 16 to 20 पेजेस में कन्वर्ट करके आपको दे रही हूँ, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर ईच वन ऑफ यू टू एटलीस्ट रिमेंबर, रिकॉल दो whatever contents are given in those 16 pages. और उसके लिए भी आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको फिर से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टेक्निक्स, इन द फॉर्म ऑफ सम लॉजिकल स्टोरी लाइन्स, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आपको हमने जो भी किया हुआ है उसका समराइज्ड वर्जन और उसका लर्निंग पैटर्न दोनों आपके लिए आसान बन जाएगा। यस, सो व्हाट डिड आई टेल यू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, किस चीज पे फोकस करेंगे? हम तो एक करेंगे आपके लिए रिवीजन, या फिर हम जिसको बोलते हैं समरी नोट्स। तो समरी नोट से आपको इसका क्रक्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स या फिर स्टोरी लाइंस जो है वो डेवलप करके ईच एंड एवरी आंसर जो है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे, साथ में ही करेंगे इन द क्लास इटसेल्फ। ट्रस्ट मी, if you attend the lectures regularly, you will not need to study at home for long durations. बस जो क्लास में पढ़ा है 10-15 मिनट में घर में रिवाइज कर दो, you will be done with the theory subject. Okay, so that is the confidence you develop, but subject to one condition that you need to attend the lectures regularly. आपको lectures miss नहीं करने हैं और आपको उसमें actively part लेना है। जब भी हम कोई आंसर बोल रहे हैं, जैसे मेमोनिक्स यूज करके है, कोई मेमोरी टेक्निक्स यूज करके है, तो आपको ये बोलना है। सी, इट इज अ मॉब टेक्निक बेसिकली कि सब एक साथ जब बोलते हैं तो एक तो आपको याद होगा आंसर तो आप बोल दोगे,
और नहीं याद होगा तो एटलीस्ट आप बगल वाले का सुन के जब बोलते हो फिर से, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये याद नहीं था बट अभी याद हो गया है. So theory subject अगर है, if you're studying it from me, you do not need to worry about it even for like 10 to 15%. If you're attending the classes regularly, following what I have said, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्पीड कम पड़ता है, इंग्लिश नहीं आती है, ये सब के लिए हमने 2 टाइप के टेस्ट इसके लिए जो है वो डिवाइस किए हैं. टेस्ट का कैटेगराइजेशन 2 टाइप में होता है. एक होता है ओपन बुक टेस्ट, दूसरा होता है क्लोज्ड बुक टेस्ट. इसमें क्या होता है, ओपन बुक में सबसे पहले आई विल टेल यू द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन द टेस्ट. मैं आपको क्वेश्चंस पहले से बता दूंगी, आपको घर से वो एक बार आंसर पढ़ के आना है और बुक ओपन रख के ही आपको आंसर लिख देना है. ओके, सो दैट इज वन काइंड ऑफ टेस्ट जहां पे आप देख के लिखते हो. उसके बाद जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ क्लोज्ड बुक टेस्ट, जहां पे फिर से 2 कैटेगरीज होगी. एक बार आंसर क्वेश्चंस बता के आंसर्स प्रिपेयर करके आओ और लिखो, और लास्ट जो टेस्ट होती है टाइप, उसमें सिर्फ होगा कि दैट विल बी अ सरप्राइज टेस्ट, जहां पे आपको पूरा लेसन प्रिपेयर करके आना है और आंसर लिखने हैं. तो इससे आपको समझ रहा है कि जब ओपन बुक और क्लोज बुक का पहला कैटेगरी ऑफ टेस्ट होगा, उसमें जो आंसर्स दिए जाएंगे वही तो होंगे इंपॉर्टेंट आंसर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो एक बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जब मिल जाती है तो द प्रिपरेशन ऑफ द एंटायर लेसन बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू. इसमें अभी इम्पॉर्टेंट एक होता है जिस पे हम बहुत फोकस करेंगे, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स. सो आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पॉइंट्स फॉर्म में कैसे लिखना है, बुलेट्स पॉइंट्स में कैसे लिखना है, क्या क्या आपको हेडिंग्स देने हैं, ये सब हम कवर करेंगे. या फिर इसके लिए यूट्यूब पे भी मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है पेपर प्रेजेंटेशन का, वो भी आप एक बार देख सकते हो. ये प्रेजेंटेशन में अभी बहुत बार लोगों को डाउट आता है कि ये थियोरी सब्जेक्ट है तो क्या आपको टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज वैसे का वैसा यूज करना पड़ेगा. तो यू डू नॉट नीड टू एब्सोल्युटली वरी. आपको टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज दिया है वो पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसलिए बोल रही हूँ. सी, इफ वी सी द फर्स्ट लेसन, यू हैव बीन गिवन द हेडिंग्स इन पिंक कलर, जहां पे आपको दिया है बिजनेस, यहाँ पे आपको दिया है बिजनेस के फीचर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, 2 पार्टीज है. सो यू कैन क्लियरली सी दैट यू हैव बीन गिवन द हेडिंग्स इन पिंक कलर. तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या टेक्स्ट बुक पूरा लर्न करना है, पूरा रट्टा मारना है? नहीं लर्न करना है. किसी को भी, बहुत कम लोग होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं वो, कि उनको पूरा रटने की बहुत सारी एक एडवांटेजेस एबिलिटी मिली होती है, बट सबको ये नहीं मिलती है. तो आपको क्या लर्न करना है, बस वो पॉइंट्स जो पिंक कलर में दिए हैं, जो रहेंगे हमारे रिवीजन या समरी नोट्स में, और जिसकी हम बनाएंगे मेमोरी टेक्निक्स या स्टोरी लाइंस, तो वो बस आपको लर्न करने हैं. अंदर का कंटेंट जो है उसके सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं, वो हम फिगर आउट कर लेंगे टेक्स्ट बुक में कहाँ है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन से वर्ड्स आपके आंसर में आना नेसेसरी है, और बस वो इंक्लूड करने हैं. बाकी पूरा सेंटेंस आप अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो. सो एब्सोल्युटली मगिंग अप इज नॉट नेसेसरी. तो थ्योरी सब्जेक्ट भी है, वो इंटरेस्टिंग एक बनाया जा सकता है यूजिंग वेरियस वेज ऑफ टीचिंग विच विल नॉट बी बोरिंग टू यू नॉर टू मी. तो थ्योरी लेक्चर बैठ के सुनने वाला लेक्चर मेरा नहीं होगा. जो भी चल रहा है वो इंटरैक्टिव रहेगा, दोनों एंड से रहेगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इमीडिएटली आंसर्स देने हैं, ये फॉर्म में ही चलेगा ताकि आप सोए ना लेक्चर में. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द थ्योरी सब्जेक्ट. तो जैसे मैंने बोला, ये डर हटा दीजिए कि लर्न करना है, कुछ नहीं लर्न करना है, सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करने हैं और इंपॉर्टेंट हेड पॉइंट्स लर्न करने हैं. वो भी कौन करवा के लेगा, मैं करवा के लूंगी. तो जिनके इंग्लिश नहीं आती है, जिनको लग रहा है कि थ्योरी सब्जेक्ट हमको नहीं जमेगा, वी आर वीक एट थ्योरी, ये सब लोगों के कंसर्न्स मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए हैं. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिंसियरली लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और जो टेस्ट जब फ्रेम हो जाए वो आपको अपीयर करना है, दैट्स इट. Okay, so this is how we'll go about with the theory subject, and it will get over and it will be done thoroughly before you even realize कि हमारा OC हो भी चुका है.
ओके, सो दैट इज द वे वी गो अबाउट इट. अभी बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है जो मैं ब्रीफली हैंडल कर देती हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस मैम आते हैं ये सब्जेक्ट में. तो एक तो आपको आते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन टाइप आता है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आप बचपन से करते आए हो. फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू और फॉल्स है क्या है, ये सब करना है. उसके बाद जो आता है वो डिफाइन और एक्सप्लेन द टर्म्स, ये चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं. बिजनेस, डिफाइन बिजनेस, तो बिजनेस क्या है वो सब डिफाइन करना है. ये कम मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स टू 2 मार्क्स में इसके मार्क्स वेरी होते हैं, रेंज होते हैं. नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन जिसमें आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो दो कंसेप्ट दिए जाएंगे, जैसे इंपोर्ट ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है. सो डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये टाइप का क्वेश्चन आएगा. उसके बाद आता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, इसको बोला जाता है. या फिर आप जो स्कूल में करते थे ना, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, या फिर गिव रीजंस हम जिसको बोलते हैं स्कूल में, तो गिव रीजंस, या फिर इसको और एक नाम दिया जाता है एग्री और डिसअग्री. तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो क्या आप ये स्टेटमेंट को एग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, एंड व्हाई, क्यों एग्री एंड डिसअग्री करते हो, इसका रीजन देना है. या फिर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको एक्सप्लेन करना है, या एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसके बारे में रीजन देना है. ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में 4-5 मार्क्स के रेंज में आ सकता है. उसके बाद आते हैं आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स या फिर आंसर इन ब्रीफ एक्सेट्रा. सो ये क्वेश्चंस आते हैं. अब ये क्वेश्चन में आपको 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, बट इसमें इतना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है विच कैन स्ट्रेच फ्रॉम 8 to 10 मार्क्स ऑल्सो. तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 8 मार्क्स या 10 मार्क्स किसी किसी कॉलेज के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. डू नॉट वरी, 10 मार्क्स के लिए क्या लिखना है अभी डर जाओगे, बताऊंगी कि ऑलमोस्ट 5 पेजेस लिखने पड़ते हैं. कैसे लिखेंगे वो जब आप फॉर्मेट सीख जाओगे ना आंसर राइटिंग का, तो आपको ये इजी बन जाएगा कि कैसे आपको ये आंसर्स फ्रेम करने हैं और लिखने हैं. और फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5 पेज लिखने हैं, आप ही 6 पेज का आंसर लिख के आओगे. ठीक है, मैंने खुद ने जब बोर्ड एग्जाम थी मेरी, तो मैंने ओसी का जो ये हमारे टाइम 10 मार्क्स का स्ट्रेट क्वेश्चन आता था बोर्ड में, तो मैंने ही खुद 6.5 पेज का आंसर लिखा था. तो यू डेवलप इट विथ प्रैक्टिस, ये सब हो जाता है. सो इनिशियली कोई भी स्ट्रेस मत लो. एक स्ट्रेस फ्री अप्रोच से अगर पढ़ना चालू करोगे ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बिकम इंटरेस्टिंग एंड कैन ऑल्सो बिकम स्कोरिंग. पिछले 4 से 5 सालों से जो भी टॉपर्स आ रहे हैं ओसी के, ऑलमोस्ट 93-94 मार्क्स तक पहुंच गए हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन अचीव, बट कंसिस्टेंसी एक आपको रखनी है. जो भी रिवाइज करने को बोला है रिवाइज करते रहना है. मेमोरी टेक्निक्स जो है या फिर रिविजन जो है, रिविजन नोट्स जो है, उस पर भरोसा रखिए. और हमारे बहुत वेरीड टाइप के लेक्चर्स भी होते रहेंगे जिससे आपको ये सब कवर करके दिया जाएगा. पहले टाइप के लेक्चर्स जो होते हैं उसमें पूरा लेसन डिटेल में पढ़ाया जाता है. उसके बाद हम फिर से कुछ सेशंस लेंगे जहाँ पे ब्रिस्कली रिवाइज करके दिया जाएगा पूरा चैप्टर. और उसके बाद के जो सेशंस होंगे जिसमें ये सिर्फ हम समरी नोट्स या रिवीजन नोट्स जो है वो रिवाइज करेंगे. और इस सब के वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं. तो करीबन आप ये जो समरी वाले लेक्चर्स है ना, ये भी 2 to 3 टाइम्स अगर देख लोगे बिफोर योर एग्जाम, तो यू विल बी डन एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके, so I hope I have covered a entire brief about the subject of organization of commerce and management. Hope you've enjoyed it and see you all, and even I am waiting for the sessions of OCM to start as soon as possible. Thank you so much. Have a good day.